जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ हाईएस्ट 20 में। दोस्तों आज का ये जो जियोग्राफी का लेक्चर है, ये सेकंड लेक्चर है। दोस्तों हम लोग जियोग्राफी में इंडियन क्लाइमेट यानी कि भारतीय जलवायु पढ़ रहे हैं, और इसके पहले हम एक वीडियो जिसमें हमने सामान्य परिचय बताया, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने बताया था, तो उसको दोस्तों हमने बहुत ही डिटेल के साथ में कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये जो लेक्चर है आपके जियोग्राफी के, ये पूरे आपके एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी के हिसाब से हमने तैयार किए हैं। तो दोस्तों इसमें हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन क्लाइमेट यानी कि भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु में आज का जो लेक्चर है, इसमें पढ़ेंगे भारत में वर्षा, यानी कि भारत में कौन कौन सी ऋतुओं में वर्षा होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो जो भारत में यहाँ पर वर्षा होती है, जो भारत में वो दो ऋतुओं में मुख्य रूप से भारत में वर्षा होती है। एक होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ठीक, और दूसरी होती है आपकी शीत ऋतु में वर्षा। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा और दूसरी होती है शीत ऋतु में वर्षा। देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। जो आपका मानसून केरल साइड से यहां से आता है, इस तरफ से, ठीक है, केरल और बंगाल की खाड़ी यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर के आता है, वो होती है वो मानसून की शाखा है जिनको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा। ये कहां से आती हैं? ये ग्रीष्म ऋतु के मौसम में आती हैं, यानी कि 1 जून को मौसम ये दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश करता है। 15 जुलाई तक पूरे समस्त भारत में यह मानसून फैल जाता है। लेकिन दूसरी वर्षा होती है आपकी शीत ऋतु में वर्षा, जो आजकल इस टाइम पर आप देख रहे होंगे नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीनों का एक संक्रमण क्षेत्र होता है पूरा का पूरा। इसमें शीतकालीन वर्षा होती है। ये जो दोस्तों वर्षा होती है, ये वर्षा होती है आपकी उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। कौन से मानसून के द्वारा? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। ठीक, एक बात समझ में आई। भारत में वर्षा जो होती है वो 2 ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन से मानसून से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो दक्षिण पश्चिमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए ये हवाएं इस तरफ से बह करके आ रही हैं, इस तरफ, और ये वाली दिशा से आ रही हैं। तो ये कौन सी दिशा से आ रही हैं? नीचे वाला दक्षिण और इस तरफ थोड़ा पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है उसमें हवाएं इस तरह से आती हैं, इस तरह से, ठीक, इस तरह से हवाएं आती हैं ऊपर साइड से, तो उत्तर पूर्वी हो गया। ठीक है, तो शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अब हम देखते हैं इसका डिटेल कि आखिर ये उत्तर पूर्वी मानसून होता क्या है, शीत ऋतु की पूरी क्रिया विधि क्या कहलाती है ना। जो कोल्ड सीजन में जो बारिश होती है शीत ऋतु में, उसकी पूरी क्रिया विधि क्या है। तो इसको पहले क्रिया विधि समझते हैं ठीक से। देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। क्या डाल दी है? शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। तो देखिए यहाँ पर हम आपको पृथ्वी में बताएं, हमने आपको कल भी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी में 3 ये जो मुख्य काल्पनिक रेखा होती है, मुख्य अक्षांश रेखाएं, ये बीच वाली कहलाती है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको आप विषुवत रेखा के नाम से या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि भारत का इतना क्षेत्र जो है ना, ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, ठीक, लेकिन विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरती है। ठीक, ये काफी इसके बीच में गैप है। और इसके नीचे जो है ये आपकी है मकर रेखा। ठीक, ये आपकी मकर रेखा है। जो कर्क रेखा है ना, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। जो मकर रेखा है ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं अक्षांशों पर आधारित, तो आप इनको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है ना, और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल मिलाकर के 181 होती है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए सूर्य जो होता है ना, हमारा जो सूर्य है, हमने कल भी पिछले वाले इसके पार्ट में बताया था कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमेशा वर्ष भर सीधी इस क्षेत्र में पड़ती हैं, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें हमेशा पूरे साल सीधी पड़ती हैं। मतलब यहाँ भी धूप ज्यादा निकलेगी, इस क्षेत्र में भी धूप ज्यादा निकलेगी, और सबसे ज्यादा गर्म स्थल रहेगा ये विषुवत रेखा, क्योंकि ये सबसे मध्य वाला भाग है। यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। इस कारण से आपने देखा होगा कि जितने भी देश हैं, जो जिन देशों से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और वहीं पर सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं।
चाहे वो आपका ब्राजील हो, ठीक है, चाहे वो आपका अफ्रीका हो, जहां से विषुवत रेखा निकलती है, काफी देशों से होकर निकलती है विषुवत रेखा, ठीक है। ये हम आपको वर्ल्ड मैप में बताएंगे कभी एक बार अगर मौका मिला, ठीक। तो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र ये गर्म क्षेत्र कहलाता है, यानी कि गर्म क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये हम उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय क्या किसे कहते हैं, ये हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया ठीक तरह से। तो देखिए सूर्य जो होता है ना, ये 22 दिसंबर को मकर रेखा में चमकता है, ठीक है। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना समझते हैं क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर जब सूर्य कर्क रेखा में चमकता है ना 21 जून को, 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा में सीधा चमकता है, यहाँ की राजस्थान मध्य प्रदेश साइड में, इस एरिया में, तब इसको बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया, मतलब सूर्य उत्तर की साइड में चला गया। और जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा में सीधा चमकता है, तब क्या बोलते हैं कि सूर्य दक्षिणायन हो गया, यानी कि दक्षिण की तरफ चला गया, ठीक। देखिए सूर्य कहीं नहीं जाता है, पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य की किरणों का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग ऋतुओं में पड़ने लगता है, ठीक। तो 22 दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, लेकिन देखिए ये बीच में है, तो ये इस पर हमेशा गर्मी रहेगी। 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा में चमकता है, विषुवत रेखा में सूर्य 2 बार चमकता है, ठीक। तो इतना आप यहाँ पर याद रखना। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि सूर्य की किरणें, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका सूर्य, ठीक। अब सूर्य तो ये है, अब इसकी किरणें ये फैल रही हैं इतनी दूर दूर तक, ठीक, ये किरणें हैं। तो देखिए यहां पर देखेंगे तो गर्मी यहां भी होगी, गर्मी यहां भी होगी, गर्मी यहां भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी इस क्षेत्र में होगी, होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा गर्मी इस क्षेत्र में होगी। तो ऐसा मान लीजिए कि सूर्य जो है उसकी पूरी लाइट इस एरिया में पड़ रही है, ठीक है। मुख्य फोकस सूर्य का इस एरिया में है, लेकिन उसकी गर्मी आसपास वाले क्षेत्र में भी तो होगी ना, इस एरिया में होगी कि नहीं होगी? इस एरिया में भी तो उसकी गर्मी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आग जला दें, तो जहां आग जल रही है वहां तो गर्मी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन उसके जैसे ही नजदीक जाएंगे तो एक निश्चित क्षेत्र में जाने पर हमें गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो ऐसा ही है कि ये एरिया पूरा धधकता हुआ एरिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है पूरा लंबा सूर्य, ठीक, तो यहाँ पर भी गर्मी होगी। तो ऐसे ही मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा है ना, इसके आसपास का क्षेत्र ये पूरा गर्म रहता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। अब देखिए ये जो बिल्कुल गर्म क्षेत्र है ना, जैसे ही सूर्य ऊपर गया, जैसे ही सूर्य यहाँ से यहाँ की किरणें सीधी गई, तो ये गर्म क्षेत्र यहाँ पहुंच गया। ये वाली बेल्ट जो है ना, ये आपको बेल्ट लंबी देख रहे हैं, ये बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो गई। 21 जून को ये जो बेल्ट होती है गर्म वाली, ये कर्क रेखा में शिफ्ट हो जाती है। 22 दिसंबर को ये जो गर्म बेल्ट होती है, ये मकर रेखा में शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये जो गर्म बेल्ट है ना, इसी बेल्ट को बोलते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं? ITCZ। अब देखिए ITCZ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद होना चाहिए आपको। ITCZ का फुल फॉर्म क्या कहलाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक, तो ये कहलाता है ITCZ। तो देखिए जैसे ही सूर्य उत्तर की ओर गया तो ITCZ भी उत्तर चला गया। ITCZ का मतलब गर्म वाला क्षेत्र होता है, गर्म पट्टी होती है, ठीक। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण गया उत्तर की ओर, तो ITCZ भी उत्तर की ओर गया। जैसे ही सूर्य नीचे आने लगा धीरे धीरे, तो ITCZ भी धीरे धीरे नीचे आने लगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक हम आपको नियम बता देते हैं पहले। फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है ना, जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं होती हैं, वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, ठीक। उत्तरी गोलार्ध कौन सा कहलाता है? ये 0 डिग्री के ऊपर का जो भाग है ना पूरा, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और ये 0 डिग्री के जो आधा ये कटा भाग नीचे का है, ये पूरा दक्षिण की ओर है, तो दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक। तो फेरल महोदय ने क्या बताया था इसके संबंध में कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, यहाँ पर अगर कोई हवा चल रही है तो वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, और यदि दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है ना, तो वो अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं ओर मुड़ जाएंगी। इतना याद रहेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हवा है, ठीक, कोई हवा है, यहां से हवा, क्योंकि देखिए ये क्षेत्र तो बिल्कुल गर्म होता है ना, क्षेत्र ये वाला, ये क्षेत्र एकदम गर्म होता है, तो ये क्षेत्र गर्म होता है, तो यहाँ की हवा तो ऊपर उड़ जाती है ना। किसी स्थान को जैसे मान लीजिए गर्म करें, तो उस गर्मी वाले क्षेत्र में जो हवा होंगी वो तो ऊपर उड़ जाएंगी भाप बन के, ठीक। तो ये गर्म क्षेत्र की हवा ऊपर उड़ गई, तो ये हवा यहाँ की ऊपर चली गई, तो यहाँ का स्थान हवा वाला खाली हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इस खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ से हवा इधर की ओर चल पड़ेंगी कि नहीं चल पड़ेंगी, ठीक। तो जैसे ही ये हवाएं यहाँ तक आएंगी ना, जैसे ही यहाँ की हवाएं यहाँ तक आएंगी, जैसे मान लीजिए कि कोई हवा है उसको सीधा यहाँ आना है,
क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पर वायु ऊपर उड़ गई है, यानी कि वायु दाब यहाँ पर कम है और यहाँ पर वायु दाब अधिक है। ठीक, यहाँ पर वायु दाब अधिक क्यों है? क्योंकि इसकी अपेक्षा यहाँ पर गर्मी कम है और इसकी अपेक्षा यहाँ पर भी गर्मी कम है, तो यहां से भी हवा इधर जाएगी ऐसे। ठीक है, इधर से भी हवा सीधे ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन फेरल का नियम अगर यहाँ पर लागू हो जाता है ना, तब कैसे? ये हवा इस तरह से नहीं सीधे जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें यहां से किसी स्थान पर जाना है तो हम एकदम सीधे पहुंच जाएंगे, लेकिन हवाओं में यह लागू नहीं होता है। फेरल के नियम के अनुसार फेरल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलती है ना, वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाएगी। तो देखिए, ये हवा इसको ऐसा आना है ना, तो ऐसे ना करके ये ऐसे आएगी। क्यों? यहां से चली तो हवा का दाया कौन हुआ? इस साइड वाला। हवा का दाहिना, हवा का फेस इस साइड है ना, तो हवा का दाहिना हाथ किस साइड होगा? इस साइड। ठीक है, तो हवा ऐसे मुड़ के आएगी, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा इस तरह से रहेगी, इस तरह से। ठीक, इस तरह से, यानी कि एंटी क्लॉक। और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे हवा को जाना है सीधा, तो सीधा नहीं जाएगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाएं ओर मुड़ जाती है। तो हवा का बायां कौन साइड होगा? इस साइड। तो ये इस साइड जाएगी मुड़ के। जाना तो वहां बीच में ही है, ठीक, लेकिन सीधी नहीं जाएगी हवा, क्योंकि फेरल का नियम कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो ये है यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध, ये हवा सीधा जाना चाहती थी, लेकिन बाईं ओर मुड़ करके पहुंची, वहीं पर पहुंची तो वहीं, लेकिन बाईं ओर मुड़ गई थोड़ा सा। तो ये हवाएं इस तरह से चलती हैं, इस तरह से चलती हैं, इस तरह से चलती हैं। ठीक, इस तरह से। तो देखिए, ये जो हवा चलती है ना, इस तरफ वाली और इस तरफ वाली, इन हवाओं को बोलते हैं व्यापारिक पवन। इन हवाओं को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन। अब आप बोलेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो आप क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व से। ये उत्तर पूर्वी दिशा होती है ना, इस तरफ वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्वी, क्योंकि देखिए इस तरह से दिशाएं, ये उत्तर और ये पूरब, और ये बीच वाली दिशा उत्तर पूर्वी। ठीक, तो इस तरह से हवा आ रही है ना ऐसे, ये देखो। ठीक, तो ये दिशा उत्तर पूर्वी। तो आप बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्या होती है? तो अगर उसमें ऑप्शन दिए हुए इस तरह के, तो आप टिक करेंगे उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस तरह की जा रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो इस तरह से दिशाएं रहती हैं। जैसे पूछा कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मुड़ जाती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। दोस्तों, जब हम चक्रवात आपको पढ़ाएंगे ना, तो ये फेरल का नियम वहां पर काम करेगा आपका। ठीक है, फेरल का नियम हमेशा याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके आगे क्या होता है कि भारत में जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, यानी कि भारत में जैसे ही ठंडी आने लगती है ना, जैसे भारत में ठंडी का महीना आने लगता है, तो ITCZ एकदम 22 दिसंबर का महीना देख रहे हैं ना, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा में चला गया। तो ITCZ भी जो हमने बनाया था ना यहाँ पर ITCZ, ठीक, ITCZ भी मकर रेखा में आ जाएगा। तो सूरज की सारी गर्मी इधर आ जाती है, यानी कि ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा है ना, भारत से कर्क रेखा गुजरती है जो ये वाली कर्क रेखा, तो यानी कि भारत में सूर्य रह ही नहीं जाता है, भारत से सूर्य काफी नीचे तक चला जाता है। ठीक, और सूर्य दूर होने के कारण यहाँ पर ठंडी थोड़ा सा बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर कुछ हवाएं चलती रहती हैं साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, 6 से 12 किलोमीटर, धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ हवाएं चलती हैं, और इन हवाओं को क्या बोलते हैं? पछुआ पवन है, पछुआ हवाएं। ठीक है, ये पछुआ हवाएं होती हैं जो कि पश्चिमी विक्षोभ को मिलाती है। अभी हम पश्चिमी विक्षोभ आपको समझाने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह से जो उत्तर पूर्वी भारत होता है ना, ये इन हवाओं के पूर्णतः उसमें आ जाता है प्रबंध में, मतलब ये हवाएं पूरी तरह से इस क्षेत्र में सक्रिय हो जाती हैं ठंडियों के महीने में, क्योंकि ये हवा ऊपर से उड़कर आती हैं साइबेरिया क्षेत्र से। ठीक है, तो ये इन हवाओं के प्रकोप में भारत आ जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये हवाएं जो है ना, उत्तर पूर्वी वाली हवाएं, कौन सा हम पढ़ रहे हैं? मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक, शीत ऋतु में मौसम की क्रिया भी थी उत्तर पूर्वी। जो उत्तर पूर्वी मानसून इस तरफ से हवाएं आती हैं, तो आपको पता है कि भारत के ऊपर समुद्र नहीं है, वहां पर कई महाद्वीप हैं, महाद्वीप यानी कि देश हैं। तो महाद्वीपों से उड़कर जो हवाएं आती हैं उनमें नमी नहीं रहती है। ठीक है, एक बात याद रखना, महाद्वीपों से जो हवाएं उड़कर आती हैं उनमें नमी नहीं रहती है। इसलिए ये हवाएं जो उत्तर पूर्व से आकर यहाँ पर आती हैं भारत में, वो वर्षा नहीं करा पाती हैं। तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि उत्तर पूर्वी मानसून से तो वर्षा नहीं होती है, लेकिन आप बोलेंगे कि वर्षा तो कहीं कहीं हो जाती है, ठंडियों में होती है कि नहीं होती है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून का जो भाग बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है, ये वाली हवा थोड़ा सा टच कर जाती है बंगाल की खाड़ी, तो वो आकर के इधर टच करती है। यहाँ पर तमिलनाडु का ये तट जो है ना, ये तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं कोरोमंडल क्षेत्र।
तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग, इसमें आप लिख भी सकते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर आता है, उसमें नमी आ जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी ये पानी भरा है तो इसके ऊपर से होकर आया, नमी आ गई तो ये कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर पूर्वी मानसून से निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर वर्षा होती है, तो केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, अदरवाइज भारत में कहीं भी वर्षा नहीं होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। लेकिन आप बोलेंगे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में तो वर्षा होती है, दिल्ली में वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, तो क्यों होती है? तो अब देखिए इसका रीजन है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ठंडियों में ही उत्तर पूर्वी मानसून आता है और उसी टाइम पर पश्चिमी विक्षोभ आता है पंजाब हरियाणा क्षेत्र में। ठीक, अब ये पश्चिमी विक्षोभ ये क्या बला है, एक नई चीज, ये क्या निकल करके आई है? ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों इतना ही है, इसमें आपको क्रिया विधि समझ में आ गई होगी कि जैसे ही ठंडी का महीना आता है तो सूरज चला जाता है मकर में, तो इधर ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए पूरा जो भारत है ना ये उत्तर पूर्वी पवनों के अधीन आ जाता है और इस कारण से ये हवाएं नीचे की ओर, उधर से ऊपर से नीचे की ओर आने लगती है। ठीक, और उत्तर पूर्वी पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर आता है उसमें नमी रहती है, इस कारण से यह कोरोमंडल तट से टकरा जाता है और यहाँ पर बारिश होती है। ठीक, इसके अलावा कहीं पर भी बारिश नहीं हो पाती है, लेकिन जो पंजाब हरियाणा में बारिश होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ जो है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है आपकी भूमध्य सागर से। कहां पर होती है? भूमध्य सागर से। आप मैप में देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर मिल जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है पश्चिमी विक्षोभ, और भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के ये काला सागर, कैस्पियन सागर होते हुए भारत में हिमालय से टकरा जाता है। ठीक, अब इतना समझ में आया, ये भूमध्य सागर से चल करके पश्चिमी विक्षोभ आता है यहां तक। ठीक, अब ये आता क्यों है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भूमध्य सागर में उत्पन्न हुआ, लेकिन आता क्यों है? अब देखिए ठंडियों के महीने में यहाँ तो सूर्य रहता नहीं है, कर्क रेखा में भी गर्मियों में चमकता है 21 जून को। ठीक, तो ठंडियों के महीने में दिसंबर के माह में सूर्य विषुवत कर्क मकर रेखा के आसपास रहता है, इधर 22 दिसंबर के टाइम पर इधर आसपास रहता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है। ठीक, तो इस कारण से होता क्या है, यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। अब देखिए जो साइबेरिया क्षेत्र में जो जेट धाराएं चल रही हैं 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, इस तरह से ये हमारा काफी दूर से आती है, इस तरह से इनकी दिशा इस तरह से रहती है। तो ये जेट धाराएं जो होती हैं, ये जेट धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली जो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट धारा चलती है, वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक हो जाती है उत्तरी शाखा और एक हो जाती है आपकी दक्षिणी शाखा। ठीक, क्योंकि बीच में हिमालय आ जाता है ना, इस तरह से ये हिमालय, तो हिमालय जेट धारा को 2 भागों में विभाजित कर देता है, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। दोस्तों जो दक्षिणी शाखा है ना, यही यहां से भूमध्य सागर से ये चलकर हवाएं आती हैं, ये बहुत तीव्र गति से दोस्तों हवाएं चलती हैं, और ये जो हवाएं हैं यही भूमध्य सागर में जो उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ मतलब चक्रवात, तो चक्रवात को खींच करके भारत तक लाती हैं। और इस चक्रवात में नमी इसलिए रहती है क्योंकि ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और फिर कैस्पियन सागर से गुजरता है, काला सागर से गुजरता है, इस कारण से इसमें नमी रहती है और यहाँ पर भारत से आता है। तो भारत में पंजाब हरियाणा में बाकायदे ठंडियों में वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में भी वर्षा हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो वर्षा होती है वो बर्फबारी के रूप में होती है। तो आपने ठंडियों में सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, पंजाब हरियाणा में वर्षा हो रही है। अभी आपको ये रिसेंटली आप देख भी सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है ठंडियों में। ठीक, तो दोस्तों ये कहलाता है आपका पश्चिमी विक्षोभ। अगर आपसे कोई पूछे पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है तथा यह जेट स्ट्रीम धाराओं के कारण भारत में आ जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। जेट स्ट्रीम हवाएं जो होती हैं ये किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम से पूर्व, इसलिए इधर से पश्चिम से खींच करके इधर इसको भूमध्य सागर की उत्पत्ति पश्चिमी विक्षोभ को खींच करके भारत में लाता है। ठीक, और यहाँ पर वर्षा कराता है। ठीक, तो पश्चिमी विक्षोभ भी एक प्रकार का चक्रवात ही होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, तो इसमें हमने दोस्तों क्या पढ़ा है इस वीडियो में? हमने पढ़ा शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि, उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून और शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि, इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ को हमने समझने की कोशिश की है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि, यानी कि गर्मियों के महीने में जो बारिश होती है, यानी कि जून जुलाई से जो बारिश प्रारंभ होती है बारिश, वो किस तरह से होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह से हम डिटेल से जो इंडियन क्लाइमेट है, भारतीय जलवायु है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो समझ में आया हो, ये आपको टॉपिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।